आज की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2013 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज हम जिस वर्ष के प्रश्न का अध्ययन करेंगे वह है वर्ष 2016। वर्ष 2016 के अंतर्गत हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कि व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में ए प्रोधा, बी मैकियावेली, सी मैकाइवर और डी चार्ल्स मेरियम। इसमें जो उत्तर सही है वह है चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक कहा जाता है। इसमें जो प्रोधा ऑप्शन है, प्रोधा एक अराजकतावादी विचारक है। अराजकतावादी। मैकियावेली जो है यह एक यथार्थवादी विचारक है। मैकाइवर जो है वह बहुलवादी विचारक है। तो यहां पर विकल्प संख्या डी सही है, चार्ल्स मेरियम। व्यवहारवाद जो शब्द है, व्यवहारवाद जो शब्द है इसको सबसे पहले जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान विषय में प्रयोग किया था। राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन और चार्ल्स मेरियम राजनीति विज्ञान में कौन? डेविड स्टन और चार्ल्स मेरियम। अब प्रश्न उठता है कि यह व्यवहारवाद वास्तव में है क्या? व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर जोर देता है। जिस तरह के प्रविधियां, तकनीकें विज्ञान में प्रयोग की जाती हैं उस तरह से राजनीति विज्ञान में भी वही तकनीकें, वही प्रविधियां प्रयोग की जाने लगी व्यवहारवाद के अंतर्गत। व्यवहारवाद मुख्य रूप से व्यक्ति और समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह विश्वास करता है कि यदि व्यक्ति और समूहों के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर लिया जाए तो राजनीतिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों राजनीतिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यह
जो अध्ययन करता है वह मूलतः अनुभवजन्य अध्ययन करता है। अनुभवजन्य यानी इंद्रियानुभविक अध्ययन करता है। दूसरा, यह मूल्यों के बजाय तथ्यों पर जोर देता है। किस पर? तथ्यों पर जोर देता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए सर्वेक्षण, आंकड़े और मात्रात्मक विश्लेषण तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। एक तरह से आप व्यवहारवादी आंदोलन को इस तरह समझ सकते हैं कि व्यवहारवादी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, जो मनुष्यों के व्यवहार या समूहों के व्यवहार के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और यह मनुष्यों के व्यवहार से निष्कर्ष निकालता है जिससे राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सके। प्रश्न संख्या 2 आप देखिए। 1947 में बने नेहरू सरकार में कानून मंत्री थे। विकल्प है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी है बलदेव सिंह, सी है लियाकत अली और डी है बी आर अंबेडकर। यहाँ पर जो विकल्प डी बी आर अंबेडकर हैं, यही उत्तर जो है आपका सही होगा। नेहरू मंत्रिमंडल जो बना उसमें प्रधानमंत्री जो रहे, प्रधानमंत्री कौन थे? स्वयं नेहरू। दूसरा नंबर पर हम आते हैं कि गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री कौन था? सरदार पटेल। गृह मंत्री कौन था? सरदार पटेल। और तीसरा आप देखिए कि जो विधि मंत्री थे, विधि मंत्री ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 2 के उत्तर को देखा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवाद से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन है। ए है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, बी है आदर्श राज्य, सी है सामान्य इच्छा और डी है सामाजिक अनुबंध। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है ए अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। ये किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद से संबंधित है। आदर्श राज्य की जो अवधारणा है यह किसकी है? प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की। सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है यह किसका है? रूसो का है। और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित कौन लोग हैं? हाब्स है, लॉक हैं और रूसो हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स के अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत है इसको मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल, कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो एक अर्थशास्त्री था, इसके जो है श्रम के मूल्य सिद्धांत से विकसित किया है। श्रम के मूल्य सिद्धांत से विकसित किया है। कार्ल मार्क्स का मानना है किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है
उसका निर्धारण उसमें लगे हुए श्रम से निश्चित होता है, श्रम से निश्चित होता है। इस तरह से जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वह मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। यह अतिरिक्त मूल्य है क्या? अतिरिक्त मूल्य वास्तव में उस मूल्य का अंतर है, वास्तव में जो एक श्रमिक जो है उत्पादन करता है और वास्तव में वह जो पाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक चादर बनाने में एक मजदूर को कुल 8 घंटे काम करना पड़ता है। कितने घंटे? 8 घंटे। और उस चादर का जो विनिमय मूल्य होता है वह बाजार में 400 रुपए होता है, 400 रुपए। किंतु मजदूर जो पाता है वह 100 रुपए पाता है, 100 रुपए। अब यहां 100 रुपया जो विनिमय मूल्य है वह 2 घंटे का हुआ, 2 घंटे का। अब जो 4 घंटा श्रमिक ने अधिक परिश्रम किया है जिसका मूल्य कुल 300 रुपया होता है, यह पूंजीपति जो है अपने जेब के हवाले कर देता है। यही जो है अतिरिक्त मूल्य है। तो आप समझ गए होंगे कि अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अरस्तु को वरीयता देता है ए राजतंत्र, बी पॉलिटी, सी लोकतंत्र और डी अल्पतंत्र। अरस्तु जो वरीयता देता है इसमें उत्तर बी है, पॉलिटी। अरस्तु ने अपने ग्रंथ किसमें? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में सरकारों का वर्गीकरण किया है। और जो सरकार का वर्गीकरण अरस्तु ने किया है, इसका वर्गीकरण उसने 2 आधारों पर किया है। एक आधार जो है वह संख्या है, क्या है? संख्या। और दूसरा आधार जो है वह है गुण। इस आधार पर शासन का वर्गीकरण करता है। और अरस्तु कहता है कि यदि संख्या 1 होगी तो राजतंत्र, और गुण जो होगा इसमें वह जनहित होगा, जनहित। यदि शासन एक व्यक्ति करता है और जनहित में करता है तो वह होगा राजतंत्र। किंतु यदि एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है और वह जनहित में ना करके स्वहित में कर रहा है, स्वहित, तो यह कौन सा शासन होगा? निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र। इसी तरह से अरस्तु कहता है कि जब जो है कुछ लोग शासन करते हैं, कुछ लोग शासन कर रहे हैं जनहित में। किसमें? जनहित। तो यह होगा आपका कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। और अगर कुछ लोग जो है स्वहित में शासन कर रहे हैं, स्वहित में, तो वह शासन का प्रकार होगा गुटतंत्र। इसी तरह से यदि बहुत सारे लोग यानी बहुत लोग शासन करते हैं जनहित में,
तो यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पॉलिटी। पॉलिटी। और अगर यही बहुत सारे लोग स्वहित में शासन करने लगें तो अरस्तु इसी को कहता है लोकतंत्र। यहां हम बात कर रहे थे पॉलिटी का, तो अरस्तु का पॉलिटी है क्या? अरस्तु की जो पॉलिटी है, यह पॉलिटी जो है यह मिश्रित सरकार है, यानी मिश्रित सरकार। मिश्रित सरकार, यह मिश्रित सरकार जो है, इस मिश्रित सरकार में जो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, इन दोनों का इसमें मिश्रण है। यानी कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का इसमें गुण पाया जाता है। यह जो पॉलिटी है यह संतुलित, न्यायप्रिय और मध्यम वर्ग आधारित शासन है। अरस्तु इसे व्यवहारिक और स्थिर सरकार, कही सरकार, स्थिर सरकार मानता है। तो आप समझ गए होंगे कि अरस्तु का जो आदर्श जो सरकार है वह क्या है? पॉलिटी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? ए, राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, राज्य की अराजकतावादी धारणा मार्क्स और बेंथम, डी, राज्य की सर्वसत्तावादी धारणा हीगल और बर्नहार्डी। इसमें जो उत्तर सही है वह सही है सी। यहां पर सी, जो राज्य की अराजकतावादी धारणा जो है वह मार्क्स और बेंथम से संबंधित नहीं है। इसमें दिया गया है राज्य की बहुलवादी धारणा। बहुलवादी धारणा मैकाइवर और इसके लास्की समर्थक हैं। ये मानते हैं कि निष्ठा का स्रोत, यानी व्यक्ति के निष्ठा का स्रोत जो होगा वह राज्य ना हो करके बल्कि समाज में और सारे जो समूह या संगठन पाए जाते हैं वह होगा। सत्य की धारणा जो है वह मैकियावेली से संबंधित है। यहाँ पर जो आपने उत्तर देखा अराजकतावाद, अराजकतावाद मुख्यतः एक ऐसा दर्शन है, अराजकतावाद, अराजकतावाद, अराजकतावाद मुख्यतः एक ऐसा दर्शन है जो राज्य और सत्तावादी संरचनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है। अराजकतावाद के जो प्रमुख समर्थक हैं इसमें हैं प्रोधा, गाडविन, बाकुनिन आदि। क्रोपाटकिन भी एक नाम आता है। क्रोपाटकिन भी अराजकता, क्रोपाटकिन भी जो है यह अराजकतावादी है। वर्तमान समय में एक विचारक है वह चोमस्की। चोमस्की का जो विचार है वह पूरी तरह बहुलवादी तो नहीं है, लेकिन कुछ विचार उसके अराजकतावाद के निकट है। इस तरह से अराजकतावाद एक राज्य विहीन समाज की वकालत करता है और समाज का जो व्यवस्था संचालित करना चाहता है वह स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वैच्छिक समुदायों के माध्यम से संचालित करना चाहता है। इसलिए यहाँ जो उत्तर जो सही होगा वह सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 6 आप देखिए। प्रश्न संख्या 6 है, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन नहीं करता है। ए, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये करता है। ग्रामीण कार्य है,
कानून और व्यवस्था का रख रखाव यह राज्य का कार्य है। पेयजल प्रदान करना यह भी स्थानीय निकायों का कार्य है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह सी होगा, कानून और व्यवस्था का रख रखाव और संचालन करना। इसमें यह उत्तर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 पर हम आते हैं कि निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। हम आपको बता दें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशियाई और अफ्रीकी देशों ने परस्पर मिलकर के शुरू किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है पूंजीपति और साम्यवादी गुटों में बट गया था। ये जो राष्ट्र नव स्वतंत्र हुए थे, ये अपने एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखना चाहते थे, अपना विकास करना चाहते थे। वे दोनों गुटों में से किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नेहरू, रूजवेल्ट और स्टालिन, बी इंदिरा गांधी, गोरबाचोव और कनेडी, सी नेहरू, नासिर और टीटो, और डी महात्मा गांधी, लिंकन और माओ। इसमें जो उत्तर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वह सी नेहरू, नासिर और टीटो थे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव पड़ी, यह नींव सन 1955, कब 1955 में इंडोनेशिया के बाडुंग शहर, कहाँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कहाँ पर, बाडुंग में इसकी नींव पड़ी। बाडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के जो नेता थे अपने साझा चिंता के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परस्पर चाहते थे और उसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, यह पहला शिखर सम्मेलन जो है यह 1961, कब, 1961 में हुआ। कहाँ हुआ, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। और इस सम्मेलन में विश्व के 25 नेता जो है शामिल हुए थे, यानी 25 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या आप 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। यहां पर सूची 1 है, सूची 2 है। प्लेटो के आगे ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बी बेंथम रिपब्लिक और 3 लास्की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और 4 है जेएस मिल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहां देखिए प्लेटो है, प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, और लास्की, आप देखिए लास्की की पुस्तक का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो यहां पर आप देखिए 1 का बी, आप देखिए, और 3 का ए, 3 का ए देखिए, और बेंथम 2 का आप डी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ यह है, और जेएस मिल का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और 4 का सी। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा बी। तो मिलान आप इस तरह से कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या हम 9 पर आते हैं। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें
संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया? भाग 10 और 9A, बी भाग 3 और 10, सी भाग 9 और भाग 9A, डी भाग 9 और भाग 10। तो इसमें जो उत्तर सही है भाग 9 और 9A 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन जो भाग 9 है, कौन सा भाग? भाग जो 9 है यह किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज। यह किस संशोधन के द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और भाग 9 का, भाग 9 का जो है यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। शहरी स्थानीय निकायों, और यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसी संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है एक 11वीं अनुसूची, 11वीं क्या अनुसूची, यह 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज के संबंध में है। और 12वीं अनुसूची 74वें के द्वारा जोड़ा गया और यह जो है शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं के संबंध में है। नगर पालिकाओं के बारे में है। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 9 को देखा। अब प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? ए है कि 56वें संवैधानिक संशोधन, बी है 52वें संवैधानिक संशोधन, सी है 61वें संवैधानिक संशोधन और डी है 83वें संवैधानिक संशोधन। तो इसमें उत्तर बी है 52 यानी 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस दल बदल का जो 52वां संवैधानिक संशोधन आया वह कब आया? 1985 में आया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राजनीतिक नेता एक दल से दूसरे दल में पलायन कर जाते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती थी। और यह संशोधन के द्वारा संविधान में एक अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। यह 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल पर जो है नियंत्रण लगाती है। इस तरह से आपने देखा इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। अब प्रश्न संख्या 11 है। आप देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ए जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के द्वारा, बी इंदिरा गांधी और जे भुट्टो के द्वारा, सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के द्वारा और डी मोरारजी देसाई और जे ए भुट्टो के द्वारा। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा इंदिरा गांधी और जे भुट्टो के द्वारा। विकल्प संख्या बी जो है यहां पर सही है। शिमला समझौता वास्तव में है क्या? सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है।
इस युद्ध में पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान जो है वह बांग्लादेश और पाक में बंट जाता है। इस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ। वह समझौता कहां पर हुआ? शिमला में हुआ। और यह शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। और 1972 में जो है भारत के तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से विकल्प संख्या जो बी है इसमें सही है। अब प्रश्न संख्या जो है आप 12 देखिए। PIL से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ए है न्यायमूर्ति भगवती, बी हैं न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, सी हैं न्यायमूर्ति RN मिश्रा और डी हैं न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े। तो PIL से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वह हैं न्यायमूर्ति भगवती। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसको आप जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका। इस जनहित याचिका की प्रारंभ में शुरुआत जो हुआ 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में। कहां हुआ? अमेरिका में। भारत में जो है लगभग 1980 के दशक में 1980 के दशक में इस जनहित याचिका को प्रारंभ करने वाले VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती ने प्रारंभ किया। इस तरह से आपने देखा कि जो उत्तर होगा PN भगवती होगा। अब आप थोड़ा सा जनहित याचिका को समझिए कि जनहित याचिका क्या है। यह जो है जनहित के मामलों से संबंधित, किससे संबंधित? जनहित के मामलों से संबंधित रिट याचिका है जो करीब जो न्याय पाने में सक्षम नहीं है ऐसे लोगों को न्याय दिलाना। यानी जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है और इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को न्याय दिलाना है जो कमजोर हैं, वंचित हैं, जिनका पहुंच न्यायालय तक नहीं है। ये जनहित याचिकाएं मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण और मानवाधिकार सड़क सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण और कानून व्यवस्था आदि
के संदर्भ में दायर की जा सकती है। यह याचिकाएं आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। यह याचिका जो है वह कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। यह व्यक्ति चाहे प्रभावित रहा हो या ना प्रभावित हो, किंतु उसे यह साबित करना पड़ता है कि जो याचिका वह दायर कर रहा है वह जनहित में है, तभी याचिका स्वीकृत की जाएगी। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ए है असहयोग आंदोलन, बी है रौलट एक्ट, सी है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल के संदर्भ में पहली बार भूख हड़ताल अस्त्र का प्रयोग किया था। ये जो अहमदाबाद कारखाने का हड़ताल था, इसका जो कारण था वह था कि अहमदाबाद में जो है काटन मिल थी और 1917 में वहां प्लेग आया और इस प्लेग के संदर्भ में मजदूरों को बोनस दिया गया है। जैसे ही प्लेग में कमी आई, मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। अतः मजदूरों ने मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल कर दिया। ये मजदूर जो है 1918 में आंदोलन करते हैं और वे जो है अपने वेतन में 50% की वृद्धि मांगते हैं। गांधी जी इसमें भी शामिल होते हैं और भूख हड़ताल करते हैं, राजनीतिक हथियार के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अंततः सरकार झुकती है, एक कमेटी बैठती है और गांधी जी के मध्यस्थता से 35% जो है वेतन वृद्धि को स्वीकार कर लिया जाता है और हड़ताल समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, आप देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। 16, 32, 14, 17 कानून के समक्ष समानता, संवैधानिक उपचार, अस्पृश्यता अपराध है, सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। जो अनुच्छेद 14 है यह विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण के संदर्भ में एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह भी एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है और अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात कही गई है। अब यहां पर आप देखिए कि 1 का जो है वह डी सही है, 1 का डी, 2 का बी, आप देखिए 3 का ए और 4 का सी सही है। तो इन ए बी सी डी 4 विकल्पों में जो उत्तर सही है वह ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? तो ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग,
सी है लोक लेखा समिति और डी है राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल। तो इसमें जो उत्तर सही होगा बी, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 280 में एक आयोग के गठन की बात कही गई है। इस आयोग का नाम जो है वह है वित्त आयोग। इस तरह से जो वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग इसलिए है क्योंकि इसके गठन की बात संविधान में की गई है। और जो वित्त आयोग होता है, इस वित्त आयोग का गठन जो है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और यह वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कितने कार्यकाल के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए। यानी वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का जो कार्य है वह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के संदर्भ में सिफारिश करना है। इस वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, यानी 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और इस 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया। कब किया गया? 2023 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं अरविंद पनगढ़िया। कौन है? अरविंद पनगढ़िया। अब आप वित्त आयोग के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत में न्यायिक समीक्षा शक्ति का उपयोग करता है। ए, अकेले सुप्रीम कोर्ट, बी, अकेले उच्च न्यायालय, सी, सभी न्यायालयों द्वारा, डी, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो उत्तर सही होगा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह न्यायिक समीक्षा है क्या? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत यह न्यायालय की शक्ति है। क्या है? शक्ति है। और इसी शक्ति के आधार पर न्यायालय सरकार के विधायी, कैसे? विधायी यानी कानून बनाने वाले, और कार्यपालकीय शक्तियों का संविधान के प्रावधानों के अनुसार जांच करता है। यदि जांच में उपयुक्त पाया जाता है तो वह वैध है, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या घोषित करता है? अवैध घोषित कर देता है। इस तरह से आप न्यायिक समीक्षा को समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या हम 17 पर आते हैं। 17 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए, पेरिस, बी, न्यूयॉर्क, सी, लंदन और डी, रोम। जो उत्तर इसमें सही है वह है पेरिस। जो यूनेस्को है वस्तुतः आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का
जो यूनेस्को है यह एक अभिकरण है, अभिकरण या एजेंसी है। इसका जो पूरा नाम है, किसका, यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसकी जो स्थापना की गई 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई, जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का कार्य देखती है। प्रश्न संख्या 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए सशरीर उपस्थित होना, बी हम आदेश देते हैं, सी प्रमाणित होने के लिए और डी स्थगन आदेश। आप देखिए कि यहाँ पर निषेध जो है यह एक तरह का स्थगन आदेश है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का यहाँ तात्पर्य होगा प्रमाणित होने के लिए। परमादेश का तात्पर्य है हम आदेश देते हैं और बंदी प्रत्यक्षीकरण का है सशरीर उपस्थित होना। तो एक का जो डी है वह यहां है, 2 का सी जो है आप देखिए यहां है, 3 का बी ए है और 4 का ए है। तो इसमें विकल्प संख्या ए सही है। अब प्रश्न संख्या 19 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर को चुनिए। तो यहां पर आप देखिए सूची 1 में अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, 3 में जो है अनुच्छेद 360 और 4 315। सूची 2 में संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्तीय आयोग, सी राष्ट्रीय आपात और डी राज्य आपात। इस सूची को जब आप सुमेलित करेंगे, अनुच्छेद 356 जो संबंधित है वह राज्य के आपात से संबंधित है, 352 जो है वह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 360 जो है वह जो है वित्तीय आपात से संबंधित है और 315 जो है वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो अब आप विकल्पों को देखिए कि एक का डी राष्ट्रीय आपात, 2 का सी आप देखिए यहां है, 3 का बी और 4 का ए, इसमें भी विकल्प संख्या ए सही होगा। इस तरह से आपने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। अब 20वां प्रश्न जो है कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया 26वें संशोधन द्वारा, बी 28वें संशोधन द्वारा, सी 30वें संशोधन द्वारा और डी 20वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा ए 26वें संशोधन के द्वारा। प्रीवी पर्स को वस्तुतः 26वें संशोधन यानी 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1971 में लाया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वे थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब आप जान लें कि यह प्रीवी पर्स है क्या। वास्तव में जो प्रीवी पर्स है, प्रीवी पर्स, यह प्रीवी पर्स है।
आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है आज़ादी के पूर्व जब भारत का तमाम देशी रियासतों का सम्मेलन सरदार पटेल ने किया, उससे पूर्व जो है भारत लगभग 565 देशी रियासतें जो है भारत में थी। इन 565 देशी रियासतों का विलय जो है हुआ और उनके साथ उनको कुछ राशि देने की बात की गई, यानी देशी रियासतों और उनके परिवारों को भारत सरकार के द्वारा एक राशि दी गई जो भारत में उनके विलय के समझौते के फलस्वरूप उन्हें दिया जाना था। इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाया, समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाया। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन किया। धन्यवाद।